हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी जानते हैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट हो गए हैं आपके, जो आपके 12 जनवरी तक लगभग चलेंगे। तो हम आज एक वन शॉट करने वाले हैं जिसमें हम क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस के सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस में आपके जीके जीएस से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन स्टैटिक जीके में से पूछे जाते हैं और बाकी जीएस से। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन और डिस्टेंस वाला चैप्टर आपका, डायरेक्शन वाला उससे पूछे जाएंगे। मैथ्स के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम आज ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की क्लास करने वाले हैं, वन शॉट करने वाले हैं। तो आप यहां से अपने 15 नंबर पक्का कर लेंगे। यदि आपने वन शॉट रिवाइज कर लिया एग्जाम से एक दिन पहले अच्छे से, तो आपके 15 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अब कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, क्वेश्चन भले ही बदल जाए, भले ही ये क्वेश्चन ना आए जो आज आप करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है कि बुक से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम होते हैं, इनमें ऐसा नहीं है। इसमें सिलेबस तो फिक्स होता है, लेकिन क्वेश्चन वो कुछ भी बना सकता है अपनी तरफ से। तो कॉन्सेप्ट समझेंगे, बाकी क्वेश्चन तो अलग भी हो सकते हैं। बात करें अगर हम, ये होगा सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये आपका। ये 50, 25, 15, 10, 100 नंबर का, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स का। और टाइम कितना होगा आपको, टाइम मिलेंगे 90 मिनट। 90 मिनट में आपको ऑप्शन टिक करने पड़ेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ये बात ध्यान रखेंगे आप। जीके जीएस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 15, कंप्यूटर के 10। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, यानी ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप नंबर सिस्टम से लिया है मैंने, ये सीरीज दी हुई है आपको 1 से 2 तक, 1, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहां तक जा रही है सीरीज 10 तक। तो अब हमको क्या करना है, इनका सम बताना है, यानी इनको ऐड करके बताना है कितना होगा। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तो दिल्ली पुलिस का सिलेबस बताया है मैंने कि कैसा आपका एग्जाम पैटर्न होगा, वो डिस्कस किया है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की होगी शायद। और 1 मार्क्स, अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, जब मैं इसको देखते हैं, हमको 10 तक का पूछा है ना, हमको यहां तक का इसका ऐड कर सम बताना है। तो इसका हाफ कर देंगे, 10 का हाफ क्या होता है 5, 10 का हाफ 5, और इसको एक बार वापिस और लिख देंगे 5। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, आपको 1 मार्क्स मिलेगा अगर आप इस ऑप्शन पे टिक कर देंगे। क्या आंसर होगा इसका, 55। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये वन शॉट है और आपको सिलेक्शन लेना है, यानी आपको 15 नंबर पक्के करने हैं आपके। तो आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, तभी आप 90 मिनट में निकाल पाएंगे। वरना अगर आप इसे जोड़ने बैठेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। हमें वो टाइम बचाना है, अपना टाइम
अच्छे क्वेश्चन में लगाना है टाइम बचाकर, क्योंकि जीके जीएस को आप कितना भी पढ़ लो उतना ही कम है। तो उसको सबसे पहले जो आप कर सकते हो, यानी रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, पहले इनको ही पकड़ो, क्योंकि यही मेन सिलेक्शन दिलाएंगे आपको। तो क्या आंसर होगा इसका? 55 इसका आंसर होगा। इसी तरह से अगर आपको 1 से लेकर 100 तक की सीरीज दे दी और कह दिया इनका सम बताओ यानी योगफल बताओ, तो कैसे करेंगे? वही इसका हाफ कर लेंगे 50, 100 का हाफ, 100 का आधा कितना होता है? 50। इसको एक बार 50 को वापस लिख देंगे, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने इस वाले ऑप्शन पर मार टिक कर दिया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट 1 से लेकर हमको 100 तक का सम बताना है, तो वही सेम फिर से रिपीट करेंगे। इसका 1000 का आधा, 1000 का आधा कितना होता है? 500। 500 को एक बार वापस लिख दो, ये इसका आंसर। तो अगर आपने ये टिक किया वहां पर तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स का है। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। जब मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था वैसे मेरे तो उसमें हमने पूरा डिस्कस किया था कि कैसे करते हैं इनको, लेकिन अभी आप ऐसा ही याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको मार्क्स बनाने हैं, स्कोर अपना अच्छा करना है। इसी तरह से 1 से लेकर हमको 10,000 तक का सम बताना है, तो कैसे करेंगे? 10,000 का आधा कितना होता है? 5,000। 5,000 को एक बार वापस लिख दो, ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आ जाए, आपको एक सीरीज दी है 1 से लेकर 7 तक की, ये नेचुरल नंबर है आपके 1 से 7 तक, हमको इनका क्यूब दिया हुआ है, हमको नेचुरल नंबर के क्यूब का सम बताना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप? n प्लस 1 अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे, इससे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे कितने हैं आपके पास? ये 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर है ये। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 7 7 और 1 8 और ये 2, ये होल स्क्वायर चल रहा है आपका, इसको काटो 2 चौक 8, ये कितना हो गया आपके पास? 7 चौक 28, 28 का होल स्क्वायर। यदि आपको 1 से लेकर आपको इनके स्क्वायर याद होने चाहिए, तो ये किसका होता है? 28 784 का। तो अगर आपने वहां पर 784 आपको क्वेश्चन दे देगा, ये सीरीज दे देगा क्यूब की, वो ये नेचुरल नंबर की सीरीज है 1 से लेकर 7 तक, क्यूब है इनका आपको योगफल बताना होगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए कितना होगा योगफल इनका। तो अगर आपने 784 वाले ऑप्शन पर वहां पर टिक किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट ये सीरीज है आपकी, तो वही सेम फॉर्मूला क्यूब वाली है, 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर है हमारे पास, इनको उनका सम बताना है। तो कैसे करेंगे इसको वो देखते हैं। कितने हैं हमारे पास? n 5 में आपको 1 ऐड करना है, 5 प्लस 1 करना है अपॉन 2 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 5 गुना में 6 और 2 और ये चल रहा है आपका होल स्क्वायर, 2 तिया 6, ये होल स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर क्या होता है आप सभी जानते हैं? 225 होता है। तो अगर आपको ये सीरीज ऐसे दे दी, हर बार पूछता है ऐसे ही नंबर सिस्टम से क्वेश्चन, आपको वहां पर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा ही। तो क्या आंसर होगा इसका? 225। ये तो थी सम वो क्यूब सीरीज। अब बात करते हैं अगर आपको स्क्वायर की सीरीज दे दें, मान लो कोई नेचुरल नंबर है आपको, फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे चल रहा है आपका ये 5 का
स्क्वायर। तो उसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, बस कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। फॉर्मूला लगेगा n+1 2n+1 अपॉन में 6। ये फॉर्मूला ये तो था लगेगा जब जब क्यूब की बात करेगा यानी घन की बात करेगा, क्यूब की बात यानी घन की बात। उस केस में आप इससे उस सीरीज का आंसर निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से। अगर बात करेगा स्क्वायर की अगर बात होगी तो आप इस वाले फॉर्मूले से वहां पर निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, हमारे पास 5 है, 5+1 2 5+1 अपॉन 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना बनेगा ये वो देखते हैं। ये होगा 5 गुणा में 6 और 2 पंजे 10 और 1 11, 11 अपॉन 6। इससे ये कटेगा 6 से 6, तो क्या होगा आपका 55, 55 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया और वहां पर सही करेक्ट आंसर ऑप्शन किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद हम और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर सिस्टम के बाद है आपका ये क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से ये क्वेश्चन लिया है मैंने। एक व्यक्ति 396 रुपए प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ियां बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 10% का लाभ यानी प्रॉफिट होता है, 10% का। दूसरी घड़ी पर 10% की हानि होती है यानी 10% का उसे लॉस होता है। तो इस पूरे लेन देन में उसकी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या हुआ है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ी बेची यानी सेल की सेम प्राइस से 396, उसने वो बेची। पहली पर उसे क्या हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ। सेकंड दूसरी पर क्या हुआ, 10% का लॉस हुआ। तो हमें उस सौदे में, उस लेन देन में उसे का लाभ या हानि प्रतिशत फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, यहां पर लिखेंगे जब 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य जिसमें वो बेची गई, सेलिंग प्राइस समान हो और पहली वस्तु पर लाभ यानी प्रॉफिट, लाभ दूसरी वस्तु पर लाभ तथा पहली वस्तु पर लाभ तथा दूसरी वस्तु पर हानि यानी लॉस समान हो तो हमेशा हानि होती है। ये कंक्लूजन है इसके पीछे कि ये जब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 396 रुपए प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ियां बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 10% का प्रॉफिट होता है, दूसरी घड़ी पर उसे 10% का लॉस होता है। तो जब ऐसा हो कि जब 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जिसमें वो बेची गई यानी विक्रय मूल्य वो समान हो और पहली वस्तु पर लाभ तथा दूसरी वस्तु पर हानि
वो भी समान हो तो उसमें हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो हमें यहां पर हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत क्या होगा यहां पर, हानि यानी कि लॉस परसेंटेज, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, जहां पर एक्स क्या है, जहां पर एक्स की वैल्यू है आपके पास 10%, जो आपका लाभ या हानि वो दी हुई है क्वेश्चन में 10%, सेम ही है। 10% लाभ होता है, 10% हानि होती है, तो एक्स की जगह आप 10 पुट करेंगे। ये लॉस परसेंट चल रहा है आपका, वो कितना होगा, 10 यहां पर रखेंगे, 10 यहां पर, ये 100, 10 से 10 ये कैंसल। तो हानि कितने की हुई, उसे लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ उसे 1% का, 1%, यानी उसे 1% की उसमें हानि हुई है उस सौदे में जो उसने लेन देन किया था। तो आप 1% ऑप्शन टिक कर देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे वहां पर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4, मजदूर ए मजदूर बी से 3 गुना कार्य कुशल है, वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कर सकते हैं, ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमसे पूछा है। तो क्या है, मजदूर ए मजदूर बी से 3 गुना कार्य कुशल का मतलब होता है निपुण है, निपुण या परफेक्ट है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। यदि मान लो, यहां पर लिखेंगे हल, हल मजदूर मजदूर ए रेशो मजदूर बी की कार्य क्षमता, जो उनकी वर्क करने की कैपेसिटी है, क्या बोल रहा है, ए मजदूर बी से 3 गुना, मजदूर बी से, यानी ये ए है, ये बी है, ये मजदूर ए है, ये मजदूर बी है, ये मान लो 1 काम कर रहा है, 1, तो वो कितना करेगा उससे 3 गुना, ये 3 करेगा, क्योंकि ये उससे माहिर है यानी परफेक्ट है, ये उसमें कार्य कुशल है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। टोटल कार्य कितना है आपके पास, टोटल वर्क, वो कितना है 18, ये दोनों उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, ए अकेले, यहां से कितना आ जाएगा, ये 4, ये आ जाएगा 72 इकाई। टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास, इतना 72 इकाई। 18 दिन तक करते हैं वे दोनों एक साथ मिलकर, यानी दोनों मिलकर 18 दिन तक कार्य करते हैं, तो टोटल कार्य कितना आ गया हमारे पास, इतना। हमसे पूछा है ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो लिखेंगे अकेले, यहां ऐसा लिखेंगे, अतः
अकेले ए द्वारा किया गया कार्य। अकेले ए टोटल कार्य है 72, हमको ए का निकालना है। ए का ए की कार्य क्षमता क्या है, कैपेसिटी 3 है। इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 2 दूनी 6 और 2 चौक 3 चौक 12। तो हमारे पास कार्य कितने दिन में पूरा होगा, वो जो वर्क है वो ए उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर देगा। 24 डे इसका फाइनल आंसर है। 24 दिन में वो कार्य समाप्त हो जाएगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी 3 है। 3 इसकी कार्य करने की क्षमता है। टोटल कार्य 72 है। उसमें से अगर एक करे, अकेला ए करेगा तो 24 दिन में उस कार्य को पूरा कर देगा। और अगर दोनों करेंगे तो वो 18 दिन में करते हैं। लेकिन अगर ए का निकालना हो टोटल कार्य, उसकी कार्य करने की कैपेसिटी 3 है तो इसको 3 से डिवाइड किया 24 डे। तो अगर आप वहां पर ये क्वेश्चन आया है इस टाइप का 24 डे पर आपको वहां पर टिक करना है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका रेशो से रिलेटेड यानी रेशो मेथड से ये क्वेश्चन लिया है। 5 क्या कह रहा है, 12 सेब और 20 संतरों का उतना ही मूल्य है जितना कि 8 सेब और 28 संतरों का मूल्य है। 4 सेब और 6 संतरों के मूल्यों का अनुपात क्या है। तो कैसे करेंगे हल। क्या है, 12 सेब यानी 12 एप्पल है आपके पास। 12 एप्पल प्लस में 20 ऑरेंज। 12 एप्पल और 20 ऑरेंज का जो प्राइस है वो कितना है, वो 8 एप्पल और 28 ऑरेंज के इक्वल है। यही तो कह रहा है जितना कि 8 सेब और 28 ऑरेंज का संतरों का मूल्य है। तो हमको 4 सेब और यानी 4 एप्पल का और 6 ऑरेंज के प्राइस का रेशो यहां पर फाइंड करना है। तो पहले तो एप्पल वाले एक साइड ले लो, ऑरेंज वाले एक साइड। ये 12 एप्पल माइनस के ये 8 एप्पल इधर ले लो, 8 एप्पल 28 ऑरेंज ये है। इसके ऑरेंज के नीचे आप आर लगा लो, कभी आप इसे 0 समझ लो। ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज है। यहाँ पर 28 ऑरेंज है, ये यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा लो। 28 ऑरेंज माइनस 20 ऑरेंज, 20 ये ऑरेंज है। तो 8 में से 4 एप्पल यहां पर बची और 8 ऑरेंज यहां पर बचे। तो हमारे पास एप्पल और ऑरेंज का रेशो कितना आ गया, 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, तो 2:1 ये आ गया। तो एप्पल और ऑरेंज का रेशो कितना आ गया हमारे पास, 2:1। ये हमारे पास एप्पल और ऑरेंज का रेशो आ गया 2:1। हमें 4 एप्पल यानी 4 एप्पल और 6 ऑरेंज, 6 ऑरेंज, इसका रेशो हमको
फाइंड करना है इनके मूल्यों का यानी प्राइस का। तो यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यूज, इनका रेशो आपको मिल जाएगा 4। एप्पल का रेशो कितना है 2, 2 यहाँ पुट करेंगे रेशो 6। ऑरेंज का रेशो कितना है 1, 4 दूनी 8 रेशो 6। 2 से इसको काट दो तो 2 चौक 8 होता है, 2 तिया 6 होता है। ये 4 सेब और 6 ऑरेंज का मूल्य है, यानी 4 एप्पल और 6 ऑरेंज का रेशो कितना आ गया 4:3। तो अगर आपने ये ऑप्शन टिक किया आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। ये क्या कह रहा है, मोहन 4,000 रुपए में एक पुराना फोन खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करता है। यदि वह मोबाइल को 5,000 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो कैसे करेंगे इसको, यहां से इसका हल स्टार्ट करेंगे। कुल जो टोटल वो है कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस 4,000 रुपए में उसने खरीदा, 500 उसकी मरम्मत में खर्च कर दिए, तो उसको वो मोबाइल कितने का पड़ गया, फिर 4,500 रुपए का उसको वो पड़ गया। और बेचा कितने में उसने, सेल कितने में किया, सेलिंग प्राइस वो कितना है 5,000। जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तो क्या होता है, लाभ होता है। लेकिन हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज। वो कैसे निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस अपॉन ये 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा वो देखिए 45। ये 5,000 में उसने बेच दिया, सेल कितने में किया 5,000 में, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 4,500 अपॉन कॉस्ट प्राइस ये 100। तो यहां कितना बचा, ये 500 बचा, 5,000 में से 4,500 गए, यहां पर 4500, ये 100, ये हो गया 5 कम 5, 5 नंबर 45। तो 1/9 इंटू 100 तो कितना हो गया, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखेंगे 11.11%। इसका फाइनल आंसर आएगा। आप ये वाला ऑप्शन वहां पर टिक कर देंगे, आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। ये सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को यहां से देखते हैं। ये कोई राशि है, मान लो P, प्रिंसिपल वैल्यू है मूलधन, साधारण ब्याज की किस दर पर, हमको दर बतानी है, किस दर पर वो राशि है, जो अमाउंट है वो स्वयं का यानी P का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा उस राशि का। जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है साधारण ब्याज की किस दर से, वह राशि यानी अमाउंट उसका क्या हो जाएगा 2 गुना। तो या हमें टाइम कितना दिया हुआ है,
10 ईयर, 10 वर्ष हमको टाइम दिया हुआ है और हमको ब्याज दर बतानी है किस दर से, यानी आर हमको यहां पर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। ये फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल वैल्यू वो दर टाइम अपॉन 100। ये प्रिंसिपल का, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल यानी मूलधन गुणा दर गुणा टाइम अपॉन 100। ए की वैल्यू क्या है 2p, 2p माइनस p। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे और यहां से r निकाल लेंगे। ये p है, r है, ये t है, ये 100 है। 2p में से 1p माइनस कर देंगे तो p बचेगा यहां पर ओनली। इस p से ये p खत्म, r गुणा में t अपॉन ये 100 इधर जाएगा तो p, हमें एक्चुअली यहां से r निकालना है तो r इक्वल क्या होगा 100 अपॉन t की वैल्यू क्या है 10 तो 10 रखेंगे यहां पर, 10 से 10 खत्म। तो हमारे पास ब्याज दर कितनी आ गई, यानी सिंपल इंटरेस्ट किस रेट से बढ़ रहा है, वो इस रेट 10% की रेट से बढ़ रहा है। ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका समय चाल और डिस्टेंस से रिलेटेड। ये क्या कह रहा है, यदि रानी 15 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। आप सभी जानते हैं कि स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। हमें यहां पर टाइम फाइंड करना है तो टाइम इक्वल क्या होगा, ये इधर जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये यहां पर फॉर्मूला यूज होगा। डिस्टेंस कितनी है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है वो 200 मीटर, और उसकी स्पीड क्या है, स्पीड है उसकी 15 किलोमीटर पर आवर्स। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। क्यों करते हैं हम ऐसा, ये मैंने जब आपको लेक्चर डिटेल में पढ़ाया था तब बताया था कि क्यों करते हैं। अभी आप यही ध्यान रखेंगे, इसको 5/18 से यहां पर मल्टीप्लाई किया है, इसको काट दो 3 से, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, तो कितना आ गया है 25/6 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। ये उठाकर यहां पुट कर दो तो क्या होगा, ये टाइम इक्वल, यहां से टाइम फाइंड करना है हमें। डिस्टेंस है हमारे पास 200, स्पीड है हमारे पास 25/6, ये 6 ऊपर पलट जाएगा तो टाइम इक्वल क्या होगा, टाइम इक्वल आएगा आपके पास 200, ये 6 मल्टीप्लाई में जाएगा 6, यहां से इसको काट दो
25 अट्ठे 200 और 6 अट्ठे 48। तो 48 सेकंड इसका क्या है, फाइनल आंसर आ जाएगा 48 सेकंड। इस तरह से अगर आप वहां पर 48 वाला ऑप्शन टिक करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। इसको नोट डाउन करेंगे। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, 1 मार्क्स में आपको इतना ही पूछेगा, या तो मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट कर लेगा या ऐसे ही किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, लेकिन 1 मार्क्स में इतना ही पूछेगा, इससे डिफिकल्ट नहीं पूछेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रेन से रिलेटेड। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ट्रेन ए की गति ट्रेन बी से 60% अधिक है। यदि ट्रेन बी 600 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय करती है तो ट्रेन ए 6 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है। ट्रेन ए की गति बी से 60% अधिक है। मान लो इसकी 100 है तो इसकी कितनी होगी, इसकी हो जाएगी 160। इससे 60 अधिक है ट्रेन ए की। तो यहां से इसका रेशो आ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसल, 2 से इसको काटेंगे, 2 अट्ठे 16 होते हैं, 2 पंजे 10 होते हैं। ये हमारे पास ट्रेन की स्पीड का क्या आ गया, रेशो आ गया, स्पीड का रेशो आ गया। अब ट्रेन ट्रेन यहां पर लिखेंगे ट्रेन बी के द्वारा चली दूरी। ट्रेन बी के द्वारा चली, ट्रेन बी के यहां पर ऐसा लिखेंगे ट्रेन बी की गति यानी स्पीड वो कितनी होती है, चाल। चाल बराबर दूरी, वो कितनी है 600, कितने समय में, 8 घंटे में। तो इसको काटेंगे, यहां से आ जाएगा ये 75 किलोमीटर पर आवर्स। ये किसकी आई है, ये आई है ट्रेन बी की, यानी इसकी स्पीड कितनी थी, 5 यूनिट। 5 यूनिट, 5 यूनिट किसके इक्वल आ गई, आपकी आ गई है 5 यूनिट इक्वल है 75 किलोमीटर पर आवर्स के। यहां से अगर हम 1 यूनिट निकाल ले, 1 यूनिट कितनी आ जाएगी, 5 से इसको काटेंगे तो 15 किलोमीटर पर आवर्स 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह से ट्रेन ए की निकाल लेंगे। ट्रेन ए की ट्रेन ए की द्वारा चली गई दूरी निकाल लेंगे। ट्रेन ए की द्वारा चली दूरी यानी डिस्टेंस। चाल बराबर वो स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से हमें डिस्टेंस निकालनी है।
स्पीड इंटू टाइम लगेगा यहां पर। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी इसकी? स्पीड क्या है, एक यूनिट की है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन उसकी स्पीड का रेशो कितना है हमारे पास ट्रेन ए की, वो है 8। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 120। 120 आ जाएगी, यहां से यहां पर लिख देंगे इसको। एक यूनिट की है इतनी, तो 8 यूनिट की हमको निकालनी है, क्योंकि उसका रेशो कितना है स्पीड का 8। 8 को 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रेन ए की बात हो रही है, ये ट्रेन ए की कितनी आ जाएगी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर्स। ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, कितने 6 घंटे में कह रहा है वो हमको, ये 6 घंटे दिए हुए हैं ए के, तो कितनी आ जाएगी डिस्टेंस हमारे पास 12 छक्की 72, 720 किलोमीटर की वो है ट्रेन क्या करेगी डिस्टेंस कवर करेगी। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन करना था हमें। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं का औसत 46 है, एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत 43 हो जाता है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमको वो तीसरा नंबर फाइंड करना है, कितना है, तो कैसे करेंगे, यहां से हल, दो संख्याओं का औसत या मीनिंग यानी एवरेज, एवरेज कितना है वो है 46। तो योग कितना होगा इनका, दो संख्याओं का योग कितना होगा, 46 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका योगफल आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, ये इसका योग आ जाएगा 92। इसी तरह से तीन संख्याओं का संयुक्त औसत, तीन संख्याओं का औसत यानी एवरेज, वो कितना है 43 यानी 43। हमको योग निकालना है, यहां से योग कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 43 को तो कितना आएगा, 3 दूनी 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 129 ये आ जाएगा। तो अब हमको वो तीसरी संख्या निकालनी है, तीसरी संख्या, तो कैसे निकाल लेंगे, 129 में से आप 92 को माइनस कर देंगे तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा, 9 में से 2 गए 7, 12 में से 9 गए 3, तो कितनी आ गया वो नंबर, तीसरी संख्या है वह 37 यानी 37। ये इसका फाइनल आंसर है। इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये आ जाए एक नंबर में तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ये संख्या है आपके पास 6 8 3 4 7 9 में 8 और 4 के स्थानीय मान का अंतर यानी डिफरेंस फाइंड करना है हमको, तो कैसे करेंगे।
हल। ये संख्या है हमारे पास 6, 8, 3, 4, 7, 9। हमको 8 और 4 के स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, हमको इसका निकालना है, 8 का निकालना है। इसके आगे जितनी भी जीरो है, ये मतलब नंबर्स है 1, 2, 3, 4। तो इसके आगे इसका निकालना है ना, जिसका हमको फाइंड करना है, सबसे पहले उसको लिख लो। उसके आगे साइड में जितनी भी नंबर है उनको जीरो मान, यहां पर 4 नंबर है, 3, 4, 7, 9। तो काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4। तो इतनी इसके जीरो लग जाएगी, 4 जीरो यहां लग जाएगी। 80,000 बन गया ये। माइनस इनका डिफरेंस निकालना है, अंतर इसका 8 और 4 का। इसके ऊपर गोला बना देंगे, इसका स्थानीय मान निकालना है। इसके आगे जितनी भी नंबर्स होंगे उतनी जीरो लग जाएगी। तो कितने नंबर है, 2। तो ये होगा, इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 7,79,600। ये इसका फाइनल आंसर है। एक नंबर में हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए, तो ऐसे स्थानीय मान निकालते हैं किसी भी संख्या का। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इतना होगा। 80,000 में से 400 माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास फाइनल आंसर। नोट डाउन कर लेंगे इसको। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास, 70 और 100 के बीच में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। मैंने आपको जब लेक्चर लिया था बताया था, अभाज्य संख्याएं वो होती है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, और एक वो संख्या खुद, यानी वो नंबर खुद जिसके 2 से अधिक फैक्टर नहीं हो सकते, वो किस कैटेगरी में आ जाती है, अभाज्य संख्या। 1 तो सबका फैक्टर है, 1 से तो आप किसी को भी डिवाइड कर लो, सबका डिवाइड जाएगा। और दूसरी वो संख्या खुद, वो अपने आप से ही कटेगी, किसी और से नहीं कटेगी। तो इस संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो संख्या क्या होगी यहां पर, वो नंबर्स क्या होंगे, 70 और उसके 100 के बीच में आने वाले, एक तो 71 होगा, दूसरा 73 होगा, तीसरा 79 होगा, 79 के बाद आपका 83 होगा, 89 होगा, और 97 होगा। यही होगा। इनमें ये ऐसी संख्याएं है जो अपने आप से ही कटेगी, किसी और से नहीं कटेगी। हमको इनका क्या बताना है, औसत यानी एवरेज निकालना है, एवरेज। तो इनको ऐड करेंगे, 97 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 83, 89 प्लस 97। ये 70 से लेकर 100 तक के बीच में आने वाली संख्या, इनका औसत निकालना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 से इसको डिवाइड करना है। जब आप इसको ऐड करेंगे, इन सब का सम, इनको ऐड करके कितना आएगा, 492। इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 अट्ठे 48 होता है, और 6 दूनी 12 होता है। तो इनका औसत कितना आ गया आपके पास, 82 इनका औसत आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। 1 मार्क्स में ऐसा आएगा, तो आपको इस तरह करना है। बस आपको, जब आपको यही नहीं पता होगा कि भाज्य संख्या क्या होती है, यानी प्राइम नंबर्स, और अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप क्वेश्चन हल नहीं कर सकते।
इसलिए मैथ का हमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए नंबर से रिलेटेड, जो कि नंबर सिस्टम में ये सारी पढ़ाई गई है आपको कि ओड नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो अगर किसी को दिक्कत आए तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे अगर आप डायरेक्ट करना चाहे तो मैंने बताई दी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से आ गया है आपका क्वेश्चन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये है कोस कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर, या स्क्वायर से पढ़े हो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस को नहीं कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री, साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस कोस 64 डिग्री इंटू साइन 26 डिग्री। कैसे सोल्व करेंगे इसको वो देखते हैं। इसको लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 70 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री में से आप 70 घटा देंगे तो आपका पास कोस स्क्वायर 20 डिग्री बचेगा। मैंने कोई चेंज नहीं किया, बस फॉर्मेट बदल दिया। ये चीज कोस 20 डिग्री और ये चीज सेम ही है, इसको एज इट इज रखेंगे। कोस स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन इसको साइन स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस इसको चेंज कर लेंगे साइन स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री में से अगर 31 डिग्री आप लेस कर देंगे तो आपके पास 59 डिग्री बचेगा, प्लस साइन स्क्वायर 64 डिग्री ये चल रहा है, प्लस कोस 64 डिग्री इंटू इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 64 डिग्री, क्योंकि 90 में से आप 64 घटा देंगे तो 26 ही बचेगा। बस मैंने फॉर्मेट बदल दिया। यहां से क्या रिजल्ट आएगा वो देखिए, ये बना कोस 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है यहां पर 70, यानी इसको लिख लेंगे एक बार फिर बताते हैं। साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये, और कोस स्क्वायर ये एज इट इज चल रहा है आपका, प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री ये, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, ये बात आप सभी जानते हैं। प्लस ये क्या चल रहा है साइन स्क्वायर 64 डिग्री एज इट इज प्लस कोस 64 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा। क्यों हुआ ये, ऐसा क्यों हुआ, ये होती है कोऑर्डिनेट यानी चतुर्थांश। ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 360 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं चतुर्थांश। अगर खड़ी लाइन पे आएगा तो चेंज होती है वैल्यू, पड़ी हुई लाइन पे आएगा, ये स्ट्रेट लाइन है तो चेंज नहीं होगी वैल्यू। यहां पर क्या था 90 90 पे चेंज करते हैं, 270 पे चेंज करते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं,
इसमें कौन से होते हैं? इसमें कोस और sec होते हैं, इसमें tan कोट होते हैं। फिलहाल हमें प्लस माइनस तो नहीं करना, हमको देखना है 90 पे वैल्यू चेंज होती है, साइन कोस में, कोस साइन में चेंज हो जाता है, ऐसा होता है ये। साइन 90 डिग्री हो अगर, तो साइन में को कोस में बदल देते हैं, कोस को साइन में बदल देते हैं, इस तरह से चलता है। इसी तरह से टैन को कोट में, कोट को टैन में, सैक को कोसैक में, कोसैक को सैक में, जब 90 डिग्री एंगल हो। यही किया है यहां पर। और एक और फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अगर ये थीटा सेम हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये बात आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर थीटा सेम है, 70 डिग्री 70 डिग्री, 31 डिग्री 31 डिग्री, तो थीटा तो सेम है। तो क्या वैल्यूज हो जाएगी इसकी? साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर से पढ़ेंगे प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 ये हुआ, 1 ये हुआ यहां पर, प्लस में साइन स्क्वायर ये 64 डिग्री है, ये कोस 64 डिग्री, ये कोस 64 डिग्री, तो कितना हो गया है? कोस स्क्वायर 64 डिग्री, ये डिग्री है। तो फिर से यही बन गया, एंगल सेम है 64 डिग्री 64 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो 1 यहां पर प्लस में 1 यहां पर, इसका फाइनल आंसर आएगा 2। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर आप 2 नंबर पर वहां पर टिक कर देंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। करेक्ट आंसर इसका 2 है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ये है 50 मीटर और 30 मीटर 40 मीटर विमाओं वाली एक दीवार को 3 मीटर लंबी 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची ईंटों से बनाया जाना है। ठेकेदार ने 6500 ईंटों का ऑर्डर दिया है और कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? यानी हमको कितने चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 15 है।
वो देखते हैं। एक बार माइक चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट SI और CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर कितना है? 964 रुपए है। राशि की गणना कीजिए। हमें अमाउंट बताना है कितना है वो, यानी राशि बतानी है वो P। मान लो वो राशि P है, हमारे पास मूलधन है, प्रिंसिपल वैल्यू P है, R दर है, R% दर है, और लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार 2 वर्ष के लिए SI व CI का अंतर। यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा, P = R²/100। ये 2 वर्ष के लिए है। CI और SI का अंतर कितना है? 964। R तो हमको गिवन है, R कितना है? 20%। R इक्वल हो जाएगा 20% के। हमको P निकालनी है, वह राशि बतानी है। तो 964 इसका अंतर हमको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। P हमको निकालना है मूलधन। R कितना है? 20 गुणा में 20 अपॉन में 100। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 964 को डिवाइड करेंगे 4 से, कर दो डिवाइड। 4 दूनी कितना होता है? 8। 1 बचा, 4 चौक 16 होते हैं, और 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो कितना आ जाएगा ये राशि? इतने रुपए। ये इसका फाइनल आंसर। तो चलिए दोस्तों, इस वन शॉट को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये 15 क्वेश्चन करवाए मैंने, जिसमें मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लिया, भले ही वो रेशो मेथड का हो, सिंपल इंटरेस्ट का हो, प्रॉफिट एंड लॉस का हो, या जितने भी दिल्ली कांस्टेबल में सिलेबस है, हर टाइप का क्वेश्चन यहां पर कवर कर लिया है। यदि आप ये 15 क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं तो आपके पूरे नंबर आएंगे। नंबर सिस्टम से रिलेटेड भी यहां पर क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको। बस आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन अलग हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट यही यूज होंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और एडमिट कार्ड उसी का आएगा जिसने स्लॉट बुक किया होगा। जिसने स्लॉट बुक किया होगा उसका एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले आ जाएगा या 5 दिन पहले आ जाएगा। मान लो आपका पेपर 5 जनवरी को है तो आपका एडमिट कार्ड 1 जनवरी को आ जाएगा, लेकिन वो उसी का ही आएगा जिसने स्लॉट बुक किया है। यानी आपने सिटी चुनी है कि आपका शहर, जैसे ही आपने एग्जाम फॉर्म भरा होगा उसमें
3 स्टेट वो चुनने का, सिटी चुनने का ऑप्शन होता है। मान लो फर्स्ट हो गई आपकी सहारनपुर, सेकंड मुजफ्फरनगर, तीसरी रुड़की। तो आपने जब स्लॉट बुक किया होगा, आप में उसमें चॉइस होती है कि आप कौन से, जो भी आपके यहाँ से नियर पड़ता हो, पास में पड़ता हो, वो आप ये अवेलेबल होते हैं कि ये भी चुन सकते हैं आप, कोई सा भी एक इनमें से चुन सकते हैं। उसी का ही एडमिट कार्ड आएगा जिसने स्लॉट बुक किया होगा। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यहाँ से आप ये क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे तो आपकी एग्जाम में अच्छा स्कोर बनने की जो वो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।